प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का वेलकम है। हम लोग इससे पहले 12th मैथ्स एमसीक्यू सीरीज के 2 सेट को देख चुके थे। ये हमारा तीसरा सेट है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए करते हैं तीसरा सेट को प्रारंभ। और हाँ, यदि आपने इससे पहले 2 सेट नहीं देखा है तो पहले उस दोनों सेट को कवर कर लें। प्रत्येक सेट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आई डॉट जे, जो क्वेश्चन है आपका वेक्टर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वेक्टर अलजेब्रा में एक फॉर्मेट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ध्यान दें, यहां पे आपको निकालना है आई डॉट जे। दिस इंप्लाइज आई डॉट जे। तो ए के जगह पर आई, बी के जगह पर जे, तो क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप कॉस थीटा। आई कैप जे कैप कॉस थीटा। थोड़ा डिटेल में मैं कुछ बात आपको समझाता हूं। पहले ये सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। एक्स अक्ष के साथ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ क्या होता है? के कैप। यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तथा आई कैप, जे कैप और के कैप जो होता है वह यूनिट वेक्टर होता है। अर्थात बातों पे गौर यदि किया जाए, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाता है। अभी आपको दिख नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस जो ये वास्तव में ऐसा होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाता है, तो आई और जे भी एक दूसरे के साथ कितने का कोण बनाएगा? 90 का कोण बनाएगा। और थीटा क्या है? आई और जे के बीच का एंगल है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ध्यान दें, यह है आई कैप। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अर्थात आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। और ये कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना है? यहाँ 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अर्थात इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो 0 से ये सब गुना होगा तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से यदि आई डॉट जे पूछेगा तो वह भी 0, जे डॉट के पूछेगा वह भी 0, के डॉट जे पूछेगा वह भी 0। अर्थात किसी भी आई, जे और के में किसी भी दो के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमेशा 0 ही होगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हमने विद कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी से। कहता है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ध्यान देना, पहला सेट में भी मिला था, दूसरा सेट में भी मिला और तीसरे सेट में भी उसका उपयोग आपको दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कहीं दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ। अर्थात हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन मिला आपको सी में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। देखिए
पूछा गया है फाइंड इनवर्स माइनस रूट 3/2 का मुख्य मान क्या होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड इनवर्स माइनस रूट 3/2। देखते हैं इसको सबसे आसान किस तरीका से हम बना सकते हैं। चूंकि एक फॉर्मूला होता है फाइंड इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस फाइंड इनवर्स एक्स, इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग अभी करेंगे। क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पे देखिए क्या है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां माइनस था तो माइनस निकल के बाहर आ गया, यहां माइनस है तो माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स क्या रूट 3/2। आगे माइनस का माइनस ही रहने दीजिए, आगे माइनस का माइनस ही रहने दीजिए। ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स हमने लिख दिया। अब क्या है रूट 3/2। तो एक बात बताओ साइन में रूट 3/2 कहां पर मिलता है, तो साइन में रूट 3/2 60 डिग्री पर मिलता है, 60 डिग्री पर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको साइन 60 डिग्री और 60 को हम क्या लिख सकते हैं π/3 लिखा जा सकता है। अब क्या होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है थीटा, जहां थीटा इसके रेंज अर्थात -π/2 टू π/2 से बिलोंग करने से ऑलरेडी वो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन खत्म, बच गया आगे माइनस, यहां बच गया π/3 अर्थात -π/3। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से बना सकते हैं, वो तरीका क्या होता है कंसीडर करके, तो कर लीजिएगा क्या, आंसर आपको आ चुका है -π/3। एक और तरीका से बना सकते हैं, वो है लेट साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा बराबर माइनस रूट 3/2, और इसे से कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आव्यूह A इक्वल टू AIJ M×N वर्ग आव्यूह है यदि इसमें से कौन सा कंडीशन को संतुष्ट करता है। कहता है A इक्वल टू AIJ M×N क्या है वर्ग आव्यूह, क्या है वर्ग आव्यूह। ध्यान देना इसमें ये वाला कहलाता है रो और ये वाला कहलाता है कॉमन। ये क्या कहलाता है रो, ये कहलाता है कॉलम। वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है यदि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो बराबर हो। नंबर ऑफ रो तथा नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, अर्थात नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। किसके लिए वर्ग आव्यूह के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए जितना रो हो उतना ही कॉलम होना चाहिए। तो यहां पे देखिए रो का एक ठो है m और कॉलम का एक ठो है n। यह वर्ग तक कब होगा जब यह दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है d/dx x टू द पावर 5, अर्थात क्वेश्चन है आपका डीसी का। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं d/dx x टू द पावर n बराबर होता है n x टू द पावर n-1। d/dx x टू द पावर n बराबर होता है n x टू द पावर n-1। ध्यान देना जो पावर वाला n है वही यहां लिखा जाएगा, जो x है वही यहां लिखा जाएगा, और पावर में पहले जो पावर था उसमें से एक घटा करके लिखा जाएगा। यही है, यहां पर
x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और n क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात कोई ना कोई नॉमरिकल वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है d/dx x टू द पावर 5। तो यहां पे देखो क्या था n, यहां n की जगह क्या है 5, तो n कहां निकल के आया, सबसे पहले बाहर निकल गया, तो ये 5 कहां आ जाएगा, सबसे पहले बाहर निकल जाएगा। फिर कौन आया था, x आया था, तो x की जगह तो x ही है, x ही लिखेंगे। अब फिर पावर में क्या था, पहले जितना पावर था उससे एक कम, तो यहां पहले पावर कितना था 5, तो 5 से कितना कम, एक कम, अर्थात 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4 मिल गया आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार आपका सेट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें।